नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, मुझे आशा है आप सब लोग ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे। अभी हमने लास्ट वीडियो में हम एक्टिव पैसिव के बेसिक ग्रामर को हमने पढ़ा। अब हम उससे आगे एसर्टिव सेंटेंस में ही और भी बहुत सारी चीज़ें आती हैं, जिसमें महत्वपूर्ण है सेंटेंस हैविंग डाइट्रांजिटिव। कुछ ऐसे वर्ब होते हैं जो डाइट्रांजिटिव होते हैं, उसमें दो ऑब्जेक्ट आते हैं, उनकी समस्या आती है। दूसरा सेंटेंस हैविंग फ्रेजल वर्ब्स, कुछों में फ्रेजल वर्ब्स आते हैं, वर्ब जो है फ्रेज के रूप में आते हैं, उनके साथ थोड़ी प्रॉब्लम आती है। सेंटेंस हैविंग बेयर इन्फिनिटिव, कुछों में बेयर इन्फिनिटिव आता है, जब उसको हम ट्रांसफॉर्म करते हैं तो क्या करते हैं, ये भी समस्या आती है। बेयर इन्फिनिटिव का मतलब ये कि टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यदि आता है तो फुल इन्फिनिटिव होता है, और जब बिना टू के आए तो बेयर इन्फिनिटिव होता है। सेंटेंस हैविंग फुल इन्फिनिटिव, वही टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म भी आता है सेंटेंस में, तो कैसे बनाएंगे। विदाउट यूजिंग बाई प्लस एजेंट, कुछ सेंटेंसेस ऐसे होते हैं जहाँ पर बिना बाई प्लस एजेंट का प्रयोग किए ही उसे बनाया जाता है। कुछ ऐसे सब्जेक्ट होते हैं, उस पर भी चर्चा करेंगे हम लोग। बाई यूजिंग अनदर प्रेपोजिशन इन प्लेस ऑफ बाई, कुछ ऐसे भी सेंटेंस होते हैं जहाँ पर हम बाई का प्रयोग, कुछ वर्ब ऐसे होते हैं सेंटेंस में जिनके कारण से हम बाई का प्रयोग नहीं करते, बल्कि हम किसी और प्रेपोजिशन का प्रयोग करते हैं। हम आज इन सब पे चर्चा करेंगे। सबसे पहले सेंटेंस हैविंग टाइट ट्रांजिटिव, सेंटेंस जो टाइट ट्रांजिटिव के साथ आते हैं। जैसा कि हमने लास्ट में उस वीडियो में भी पढ़ा था हमने कि जो वर्ब हैं वो दो तरह के होते हैं, ट्रांजिटिव वर्ब, इनट्रांजिटिव वर्ब। ट्रांजिटिव वर्ब सकर्मक क्रिया जिसे हम बोलते हैं, और इनट्रांजिटिव को हम अकर्मक क्रिया बोलते हैं। सकर्मक मतलब साथ में इसकी हम चर्चा कर चुके हैं, ठीक है, इसलिए हम यहाँ पे सिर्फ छोटा सा डिस्क्रिप्शन दे रहे हैं। वो ऐसी क्रियाएं जो अपने होने के लिए पूर्णतया कर्म पर निर्भर करती हैं, खुद से नहीं होती हैं, सब्जेक्ट की सिर्फ इच्छा से नहीं होती है, ठीक है। जैसे मैं उस पर कहा भी था कि खाओ तो भाई क्या खाएं, उच्च वस्तु होगी तभी खाएगा। लेकिन यदि मैं कहूँ कि कूदो तो अपनी इच्छा से वो कूद सकता है, तो अपनी इच्छा से जब कर लिया, किसी और चीज़ की आवश्यकता नहीं पड़ी तो अकर्मक हो गया, और जब उससे किसी चीज़ की आवश्यकता पड़ी तो सकर्मक हो गया। अब सकर्मक जो है अर्थात ट्रांजिटिव वर्ब जो है ये दो भागों में डिवाइड होता है, दो प्रकार के होते हैं। देयर टू काइंड्स ऑफ ट्रांजिटिव वर्ब, मोनो ट्रांजिटिव एंड डाई ट्रांजिटिव। मोनो मीन्स वन, डाई मीन्स दो। तो मोनो ट्रांजिटिव जिसमें सिर्फ एक कर्म की आवश्यकता होती है, डाई ट्रांजिटिव जिसमें दो कर्म चाहिए उस कार्य के होने के लिए। यहाँ पर ईट मोनो ट्रांजिटिव है, क्योंकि यदि हम कहें कि खाओ तो एक क्वेश्चन बनता है, सिर्फ क्या या सिर्फ अकेले किसको, दो किसको और क्या से हम ऑब्जेक्ट पता करते हैं। तो यहाँ पर क्या खाएं भाई, तो एक हो गया, काम खत्म। हाँ भाई मैंगो खा लो, काम खत्म। लेकिन यदि हम फीड करें, किसी को खिलाएं, तो हम एक तो किसको भाई, उसको क्या खिलाओ भाई, तो ये खिलाओ। तो दो हमारे पास क्या और किसको, दोनों से प्रश्न करना पड़ता है, किसको क्या, दोनों से। अर्थात वो डाई ट्रांजिटिव होगा, वो अपने अर्थ की पूर्णता के लिए दो कर्म पर निर्भर करता है, ना कि एक कर्म पर। इसीलिए उसको हम कहते हैं डाई ट्रांजिटिव। जैसे टेक ले लो तो ले लिया, पेन ले लिया। लेकिन यदि मैं देने की बात कर दूं तो भाई क्या दें और किसको दें, दो चीज़ें आ जाएंगी। तो इसीलिए इसको हम डाई ट्रांजिटिव बोलते हैं, और इसको मोनो ट्रांजिटिव। मोनो मीन्स वन, डाई मीन्स दो, ठीक है। अब हम क्या प्रॉब्लम आती है एक्टिव पैसिव में इसके होने से। जैसे यहाँ पर आप एक सेंटेंस दे सकते हैं, आई गेव हिम अ मैंगो। तो जब यहाँ पर जो गेव वर्ब है, देना, तो दो ऑब्जेक्ट चाहिए उसको, किसको दें क्या दें। हाँ, ये ध्यान रखिएगा कि सेंटेंस में वर्ब के ठीक बाद पहले इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट आता है, फिर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आता है, ठीक है, ग्रामेटिकली यही होता है। तो अब यहाँ पर दो ऑब्जेक्ट आ गए, जबकि हम पैसिव बनाने के लिए हमको ऑब्जेक्ट चाहिए, तो हम किसको लें, क्या हम दोनों को लेके बना देंगे, ठीक है। तो अब इसमें ये दिक्कत आती है, हम इसको भी लेके बना दें, इसको लेके बना दें, लेकिन सावधानी, बना तो सकते हैं, लेकिन व्हाट एवर प्रिकॉशन शुड बी टेकन।
तो कौन सा प्रिकॉशन आपको लेना है ये ध्यान रखना पड़ेगा। तो सबसे पहले तो इसको हम करके देखें। जो वर्ब के, ध्यान रखिएगा, जो वर्ब के नज़दीक आएगा ऑब्जेक्ट पहले उसको लेकर आप बनाइए, आप उसी को लेकर बना सकते हैं। तो आप क्या करेंगे, अब इसको हम पैसिव में चेंज करेंगे, तो हिम को हम चेंज कर दिए ही में। इसके बाद ये गिव, 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 गिवन, तो ये गिव सेकंड फॉर्म में है, इससे क्लियर है कि पास्ट इंटेंस में है। तो उसके पास्ट इंटेंस अपने नीचे आकर हेल्पिंग वर्ब ले लेगा, उसका कंटिन्यूअस का वाज, ही वाज, और वर्ब थर्ड फॉर्म में चली जाएगी। जैसा कि लास्ट वीडियो हमने इस सब प्रोसेस को देखा था, अगर समझ में ना आया तो फिर से आप उसे देख लीजिए। ही वॉज गिवन अ पेन बाय मी। ठीक है। अब प्रॉब्लम आती है कि अगर हम इस डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को लेकर बनाएं तो क्या करें। तो हमें एक प्रोसेस को फॉलो करना पड़ता है। वो प्रोसेस क्या है कि जब हम उसको इसको हमें वर्ब के नज़दीक लाना पड़ेगा, इसको वर्ब के नज़दीक लाना पड़ेगा और इसको यहाँ दूर ले जाएंगे। ऐसी प्रक्रिया करने के लिए जब हम इसको नज़दीक लाते हैं और इसको इधर ले जाते हैं तो हमें बीच में टू का प्रयोग करना पड़ता है। जब रिप्लेसमेंट होता है तो, स्थानांतरण होता है तो अब हमारा जो सेंटेंस है वो कुछ इस तरीके से बनता है। आई गेव अ पेन टू हिम। अब हम पैसिव बनाएंगे इसका। तो अब ये अ पेन यहां आ जाएगा, आपका पैसिव बनेगा अ पेन वाज गिवन टू हिम बाय मी। तो इस तरह से आप जिस ऐसे सेंटेंस है जिसमें हम डायरेक्ट ट्रांजिटिव होगा, हम इसको अगर इस सब्जेक्ट से डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से बनाना चाहते हैं, यदि दोनों ऑब्जेक्ट आया हो तो हमें पहले इसको इस फॉर्म में इस तरीके से इसे चेंज करना पड़ेगा और फिर हम इसको बनाएंगे तो करेक्ट होगा। ठीक है। ओके, आई एम गोइंग टू इरेज। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब सेंटेंस हैविंग फ्रेजल वर्ब्स, कुछ सेंटेंसेज में वर्ब के रूप में फ्रेज आते हैं, फ्रेज के रूप में वर्ब्स आते हैं। तो ऐसी दशा में उसमें चूंकि प्रीपोजिशन ऑलरेडी साथ में होता है तो ये कन्फ्यूजन होता है कि आखिर में प्रीपोजिशन ऑलरेडी है तो क्या करें हम। जैसे फर्स्ट he is looking at me. This is a phrase, looking at, किसी के तरफ देखना। ठीक है। अब ऐसी दशा में किसको देखना भाई, तो मुझको देखना, मेरी तरफ या मुझको देखना। तो अब ये जो मी है यहाँ पर आ जाएगा पैसिव में। आई एम, कंटिन्यूअस में ये बीइंग होता है। आई एम बीइंग लुक्ड, थर्ड फॉर्म में वर्ब चली गई। एट, और फिर बाई और मी। यहाँ हम बाई को हटाते नहीं हैं और इस प्रीपोजिशन को भी नहीं छेड़ते हैं क्योंकि ये एक फ्रेज है, तो ये अपना अर्थ इन दोनों के चलते रखता है, सिर्फ अकेले लुकिंग नहीं। ठीक है। जैसे आप यहाँ पर एक दूसरा एग्जाम्पल देखिए। माई सिस्टर लुक्स आफ्टर माई फादर। Here you can see this phrasal verb, look after, देखभाल करना। लुक देखना और लुक आफ्टर बन जाता है देखभाल करना, अर्थात वो प्रीपोजिशन एक वर्ब के साथ मिलकर एक नया अर्थ बनाता है। तो ऐसी दशा में हम इसके प्रीपोजिशन को हटा नहीं सकते हैं, ओमिट नहीं कर सकते हैं। तो हमारा जो बनता है वो बनता है माई फादर इज looked after by my sister। यहाँ पर ये फ्रेज है, ये फ्रेज है। तो हम जब प्रयोग करेंगे तो ये फ्रेज ज्यों का त्यों रहेगा। इसमें से हम उस प्रीपोजिशन को आफ्टर को हटा नहीं सकते हैं और बाई भी प्रयोग करते हैं।
अगर वर्ब फ्रेज के रूप में आता है तो आप बाई भी प्रयोग करेंगे और उस प्रीपोजिशन को भी जो वर्ब के बाद आया होगा उसको करेंगे। इज दैट क्लियर? ओके, अब तीसरे की तरफ हम चलते हैं। सेंटेंस हैविंग बेयर इन्फिनेटिव। बेयर इन्फिनेटिव जिसकी हम चर्चा कर चुके हैं, वर्ब के जो फॉर्म है अगर उसको उधर देखेंगे आप तो वर्ब बेसिकली दो तरह के होते हैं, फाइनाइट, नॉन फाइनाइट। तो जो नॉन फाइनाइट है उसमें जो नॉन फाइनाइट फॉर्म होता है उसमें इन्फिनेटिव आता है, जीरंड इन्फिनेटिव पार्टिसिपल आते हैं, तो उसमें इन्फिनेटिव की हम लोग चर्चा कर रहे हैं। तो इन्फिनेटिव क्या होता है? इन्फिनेटिव, ये इन्फिनेटिव इसीलिए बोलते हैं क्योंकि इसके वर्ब के उस रूप पर सब्जेक्ट के नंबर, पर्सन, जेंडर का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, इसलिए इसको हम इन्फिनेटिव बोलते हैं, नॉन फाइनाइट फॉर्म बोलते हैं। ये निर्धारित नहीं होता, वर्ब इसके रूप को निर्धारित नहीं करता। तो ये क्या होता है, टू के बाद सेंटेंस प्रयोग करते समय टू के बाद जब वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है तो इसे हम कहते हैं फुल इन्फिनेटिव। और यदि उसमें वर्ब का फर्स्ट फॉर्म सिर्फ आए, टू ना आए, तो ये बोलते हैं इसको बेयर इन्फिनेटिव। बेयर मतलब होता है नंगा, मतलब टू हटा दिए नंगा हो गया। बेयर मीन्स होता है नंगा, तो टू हट गया, तो ये बेयर इन्फिनेटिव से बोलेंगे। अभी कुछ ऐसे वर्ब्स होते हैं जो अपने साथ बेयर इन्फिनेटिव ही लाते हैं, तो अगर उनके साथ बेयर इन्फिनेटिव आ गया तो हम उसका पैसिव कैसे बनाएंगे? कुछ प्रिकॉशंस ध्यान रखने होते हैं। कुछों में टू का प्रयोग होता है, कुछ जिस तरह इसमें लेट के साथ नहीं होता है, तो यहाँ पर हम करेंगे, एग्जाम्पल लेंगे। हम इसको पढ़ रहे हैं, आई मेक हिम लाफ। आई मेक हिम लाफ, मैं उसे हंसाता हूं, मैं उसे हंसाता हूं। तो यहां पर हिम क्या है? इसका ऑब्जेक्ट है, और ये वर्ब का ही इंटीग्रल पार्ट होता है एक तरीके से। इसे हम कॉन्स्टिव वर्ब बोलते हैं। ये करवाता है, करता नहीं, करवाता है। तो आई मेक हिम लाफ, ये वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में होती है। अब इसे पैसे बनाते हैं हम, तो ये आ गया ही, बाकी सब ऐसे ही प्रेजेंट टेंस में है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है। ही इज मेड टू लाफ। इसमें ध्यान यही देना है कि जो बेयर इन्फिनेटिव है ये यहाँ आकर फुल इन्फिनेटिव में चेंज होती है, बाकी सब नियम जो कहते हो रिटेन रहता है। ही इज मेड टू लाफ बाई मी। ओके, अब सी, एक एग्जाम्पल और ले लीजिए। आई सा हर सिंग अ सॉन्ग। यहां पर ध्यान रखिए, इसके बाद बेयर इन्फिनेटिव आता है, जीरंड नहीं आता है, सिर्फ बेयर इन्फिनेटिव आता है। तो ऐसी दशा में अब हम क्या करेंगे, ये हम सा लेकर आए हैं, ठीक है। अभी ऑब्जेक्ट इसका हो गया, अब पैसिव में चेंज किए, शी वाज सीन टू सिंग। अब यहाँ पर यह फुल इन्फिनेटिव में बदल गया, जहाँ बेयर इन्फिनेटिव था यहाँ फुल इन्फिनेटिव में बदल गया। शी वाज सीन टू सिंग a song by me. She was seen to sing a song by me. Okay, and the third one that is important, she or he, you may write anything, she let me go. लेट्स भी कर सकते हैं, लेट भी कर सकते हैं। जब लेट्स नहीं कर रहे हैं इसका मतलब ये सेकंड फॉर्म में जा रहा है। अगर लेट्स कर देते तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हो जाता है। और इसका मीनिंग क्या होता है? सी लेट मी गो, वह मुझे जाने देता है, वह मुझे जाने देता है। तो अब इसको पैसिव बनाएंगे, ऑब्जेक्ट आपका है, तो आई वाज लेट गो। ये एक एक्सेप्शन है, ये इन्फिनेटिव यहाँ भी जाकर बेयर इन्फिनेटिव ही रहता है। आई वाज लेट गो बाई हर, यहाँ भी इन्फिनेटिव है और इसमें भी रहता है, ये ध्यान देना है, ठीक है। इस तरीके से हमने पढ़ा कि सेंटेंस जिसमें बेयर इन्फिनेटिव हो तो क्या करेंगे।
अब कुछ ऐसे सेंटेंसेस भी आते हैं जो जिसमें हमारे पास फुल इन्फिनेटिव होता है। इन्फिनेटिव हम लोग पढ़ ही चुके हैं यहाँ पर। अब नीचे हम लोग चलेंगे। हाँ, इसमें कुछ ऐसे 2-3 स्ट्रक्चर्स हैं। इज टू, एम टू, इज टू, एम टू, हैव टू, एग्जाम्पल। अब हम इसको पढ़ रहे हैं, फुल इन्फिनेटिव। आई एम टू हैव हर, आई एम टू हैव हर, ये आपका फुल इन्फिनेटिव है। ठीक है, तो इसको क्या करेंगे, ये इसका ऑब्जेक्ट है। ठीक है, अब इसको हम कैसे बनाएंगे, एम टू को क्या करेंगे हम, तो सी इज टू बी, ध्यान रखिए एम टू को इज टू बी में कन्वर्ट कर लिए हम। अब वर्ब थर्ड फॉर्म में चली जाएगी, इज टू बी हेल्प्ड बाई मी, सी इज टू बी हेल्प बाई मी। ठीक है, मेरे द्वारा उसकी मदद की जाती है। आई एम टू हेल्प हर, मैं उसकी मदद करने वाला हूं, मेरे द्वारा उसकी मदद की जाने वाली है। अब ये हैव टू भी आ सकता है, आई हैव टू हेल्प हर। तो जब इसका हम पैसिव करेंगे तो सी हैज़ टू बी हेल्प्ड बाई मी। तो यहाँ पे हैव टू हम हैज़ टू बी में, सी के अनुसार हैज़ टू हुआ, अगर प्लूरल या कोई और होता तो यहाँ पे हैव का प्रयोग करते हैं हम। ऐसे ही हम हैड का भी करेंगे, आई हैड टू भी होगा तो वो भी वही उसी तरीके से होगा। इसको भी ले लीजिए, आई हैड टू हेल्प। हमें वर्ब सेम रख रहे हैं क्योंकि इससे आपको दिक्कत नहीं होगी, चेंज कर सकते हैं, कोई भी यहाँ ट्रांजिटिव वर्ब ले सकते हैं। आई शैल हैव टू हेल्प हर। ठीक है, ये फुल बन गया, सी हैड टू बी हेल्प्ड बाय मी। इस तरीके से इज टू, एम टू, हैज़ टू, हैव टू, विल हैव टू, शैल हैव टू आप कर सकते हैं। ठीक है, तो ये फुल इन्फिनेटिव। अभी और प्रकार हैं, जैसे देयर से भी कुछ सेंटेंस होते हैं। ओके, आप इरेज कर सकते, मैं आई एम गोइंग टू इरेज इट। अब कुछ सेंटेंसेस इट इज टाइम करके भी आते हैं। इट इज टाइम टू हैव लंच। हैव या टेक कुछ भी लिख लीजिए, हैव का मतलब भी वही होता है। इट इज टाइम टू, खैर टेक ही लिख रहे हैं हम। इट इज टाइम टू टेक लंच। तो ये इन्फिनेटिव का ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया। अब इसको कैसे करेंगे, तो इट इज टाइम, इट इज टाइम। अब यहां पर जो ये ऑब्जेक्ट है वो इस तरीके से फॉर का प्रयोग करते हैं, फॉर लंच, फॉर लंच टू बी टेकन। ठीक है, इट इज टाइम टू टेक लंच, इट इज टाइम फॉर लंच टू बी टेकन। ये लंच करने का समय है। ठीक है, अब एक सेंटेंस देयर से, देयर इज नथिंग टू हेल्प हर। देयर इज नथिंग टू हेल्प हर, उसकी मदद करने के लिए कुछ नहीं है। अब जब हम इसको बनाएंगे तो हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ पर है, यहाँ पर है। ठीक है, तो अब उसी देख से हम लोगों ने यहाँ इट इज टाइम टू टेक किए। ठीक है, तो टू बी टेकन हो गया, तो यहाँ पर टू हेल्प, तो टू बी हेल्प्ड हो जाएगा। अब कैसे इसको करेंगे हम, देखें, देयर इज नथिंग, देयर इज नथिंग फॉर हर, सॉरी, फॉर हर टू बी हेल्प्ड।
ओके, देयर इज नथिंग फॉर हर टू बी हेल्प्ड, उसकी मदद करने के लिए कुछ नहीं है, ठीक है। तो इस तरीके से हम और भी एक है फिफ्थ सिक्स्थ, आई हैव समथिंग, नथिंग, यहाँ भी समथिंग कर लीजिए, नथिंग कर लीजिए, कुछ भी, कोई फर्क नहीं पड़ता है। आई हैव समथिंग टू, हैव समथिंग टू राइट अ लेटर, आई हैव समथिंग टू राइट ए लेटर, पत्र लिखने के लिए मेरे पास कुछ है, मैटर हो कुछ भी हो, तो आई हैव, सेम स्ट्रक्चर फॉलो होगा, टू राइट यहाँ था, टू हेल्प था, तो यहाँ तक हम चलेंगे, फिर यहाँ इसको हम, इसके जो ऑब्जेक्ट है यहाँ भी इसको हम लेकर आए, यहाँ आए, इसके ऑब्जेक्ट को लेकर हम यहाँ आए, इसके ऑब्जेक्ट को लेकर भी हम इधर आएंगे। आई हैव समथिंग फॉर अ लेटर टू बी रिटन, आई हैव समथिंग फॉर अ लेटर टू बी रिटन। तो इस तरीके से हम फुल इन्फिनिटिव को हमने कैसे किया, उसके ऑब्जेक्ट लेकर हम कैसे फॉर के बाद लगाए, ये आपको ध्यान देना है इस पर कि अगर इट इज़ टाइम, देयर इज़ नथिंग, समथिंग, आई हैव समथिंग, इस तरह के सेंटेंसेज आते हैं और उसके बाद इन्फिनिटिव आता है, तो हम क्या करेंगे। ओके, हमने पढ़ा कि वे सेंटेंस जिनमें फुल इन्फिनिटिव हों तो क्या करेंगे, ठीक है। अब आगे आप वीडियो रोक के ध्यान से आप इसको नोट करके समझ सकते हैं। विदाउट यूजिंग बाई प्लस एजेंट, कुछ ऐसी क्रियाएं होती हैं, कुछ ऐसे सब्जेक्ट होते हैं और कुछ ऐसी क्रियाएं भी होती हैं जिनके बाद बाई प्लस एजेंट का हम प्रयोग नहीं करते हैं। तो सबसे पहले तो ये हम इसमें देखेंगे, हम इसको पढ़ रहे हैं, सबसे पहले हम ये देखेंगे कि बाई प्लस एजेंट का हम प्रयोग कब नहीं करते हैं। तो दो कंडीशंस हैं, यदि सब्जेक्ट के रूप में वी दे पीपल, someone, somebody, anyone, one, anybody, and everyone, etc. मतलब कोई का, अगर कोई, सभी या कोई का, सभी या कोई का, इसमें वी, दे, ऑल, ये मिस हो गया। तो सभी या कोई का कोई भी इंग्लिश अगर आता है सब्जेक्ट के रूप में ध्यान रखिएगा, तो वैसे सेंटेंस जब हम पैसिव बनाते हैं तो बाई प्लस उसका ऑब्जेक्टिव केस का हम प्रयोग नहीं करते हैं, करते ही नहीं है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, ऑल आर डूइंग देयर वर्क, ध्यान रखिएगा, वर्क अनकाउंटेबल नाउन होता है, इसका हम प्लूरल नहीं कर सकते हैं। ऑल आर डूइंग देयर वर्क, ये इसका ऑब्जेक्ट हो गया। देयर वर्क आर बीइंग डन। अब यहां पर बाई ऑल प्रयोग करना एक इलिटरेसी का पहचान है, क्योंकि जब सभी करते हैं तो कहने की जरूरत ही क्या है, तो एक सभी करते हैं, सामान्य सी बात है, तो फिर उसको बार बार कहने की जरूरत क्या है, सभी सभी सभी, मतलब समझ जाइए कि वो सभी करते हैं। अब यहां पर हम एवरीवन इज डूइंग हिज वर्क कर लें। जैसे एक एग्जांपल ले लीजिए, एवरीवन इज डूइंग हिज वर्क, हर कोई अपना काम कर रहा है,
ठीक है, हीज का प्रयोग करते हैं। जब एवरीवन प्रयोग होता है तो हीज या हर में से हम समझ के कर सकते हैं, हीज का प्रयोग करते हैं पॉजिटिव एडजेक्टिव। तो अब जब हम इसे पैसिव में कन्वर्ट करते हैं तो हीज वर्क इज बीइंग डन बाय एवरीवन का प्रयोग हम नहीं करेंगे। ठीक है, सॉरी मुझे जाना पड़ा देखने के लिए कहीं वीडियो रुका तो नहीं है। तो हिज वर्क इज बीइंग डन बाय एवरीवन लगाने की आवश्यकता नहीं है। थोड़ा सा कन्फ्यूजन आता है वी और दे में। बहुत सारे ग्रामेरियंस में, बहुत सारे बुक्स में कहीं बाई देम का प्रयोग किया है, कहीं नहीं किया है, कहीं बयास का प्रयोग किया है, कहीं नहीं किया है। लेकिन सिंपली एक बात जान जाइए कि हम अगर वी से कोई सेंटेंस शुरू होता है तो हम बाई अस और बाई देम का प्रयोग नहीं भी कर सकते हैं और कर भी सकते हैं। एग्जाम्पल देखें हम तो, सॉरी, वी हेल्प द पुअर। अब जब हम पैसिव बनाएंगे, द पुअर आ हेल्प्ड। अब ये जो बाई अस है हम इसको रख भी सकते हैं, नहीं भी रख सकते हैं। तो इस कन्फ्यूजन से आपके मन में है तो हटा भी सकते, कोई दिक्कत नहीं है, रख भी सकते हैं। तो सबसे बढ़िया तरीका है इसको ब्रैकेट में कर दीजिए, कन्फ्यूजन है, बात खत्म हो गई। तो बाई अस वी यहाँ पे आ जाए और दे आए तो हम यहाँ पर क्या कहेंगे, यहाँ पे एग्जाम्पल इसको भी दे ही दे, दे हेल्प द पुअर, दे हेल्प द पुअर। तो ये पैसिव बन गया, द पुअर आर हेल्प्ड। अब बाई देम का प्रयोग हम ब्रैकेट में कर देंगे, हटा भी छोड़ भी सकते हैं और कर भी सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ आपने देखा, यहाँ विदाउट यूजिंग बाई प्लस एजेंट, तो यहाँ बाई प्लस एजेंट का हम प्रयोग नॉर्मली नहीं कर रहे हैं। अब समवन समबॉडी कोई भी इसमें आ जाए तो हम बाई प्लस एजेंट का प्रयोग नहीं करेंगे। ओके, इज दैट क्लियर? अब जो दूसरा कंडीशन है, एक कंडीशन तो ये है, अब दूसरा कंडीशन क्या है? दूसरा कंडीशन बनता है आपका सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में जो रिलेशन होता है, सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में जो रिलेशन है वो क्लियर हो। मतलब जो ये और डूअर और वर्ब दोनों एक अनुमान लगा सकें, हम एक सामान्य अनुमान लगा सकें कि कौन हो सकता है। अगर वो सामान्य अनुमान में आ रहा है तो उस वर्ब के बाद फिर सब्जेक्ट को लगाने की आवश्यकता नहीं होती है। एग्जाम्पल के रूप में हम देखें, द डॉक्टर एग्जामिन्स द पेशेंट। ठीक है, तो पेशेंट को एग्जामिन करने का, परीक्षण करने का काम किसका है? दैट्स वेरी नेचुरल, डॉक्टर का है। कोई भी क्वेश्चन पूछेगा डॉक्टर का है, मतलब नेचुरली ये जो सब्जेक्ट है अपने आप आ जाता है। ठीक है, तो ऐसी दशा में जब हम अनुमान लगा सकें, यहाँ पर अनुमान लगा सकते हैं कि पेशेंट का एग्जामिन कौन करता है? भाई डॉक्टर करता है। तो जब डॉक्टर करता है, अगर वही सब्जेक्ट के रूप में आ रहा है, तब हम जब पैसिव बनाएंगे तो बनाएंगे द पेशेंट इज एग्जामिन्ड। अब बाय द डॉक्टर लगाने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, अब एग्जाम्पल ले लीजिए, द नर्स looks after the patient. The nurse looks after the patient. अब रोगी की देखभाल की जिम्मेदारी किसकी होती है? डॉक्टर की, सॉरी नर्स की। तो यहां पर जो ये एग्जामिन करने की जिम्मेदारी डॉक्टर की है, नेचुरली हम समझ सकते हैं। लेकिन देखभाल कोई कर रहा है तो कौन है? वो नर्स है, परिचारिका है। तो अब यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है? नर्स है। यहाँ देखभाल करना किसकी? पेशेंट की। तो ये जो सब्जेक्ट है इसका नेचुरल है, हम समझ सकते हैं। तो ऐसी दशा में हम क्या करेंगे पैसिव इसका? द पेशेंट
द पेशेंट इज लुक्ड आफ्टर द परसेंटेज लुक्ड आफ्टर। अब बाई प्लस एजेंट का प्रयोग हम नहीं करेंगे। ठीक है, बात समझ में आ गई। तो वर्ब को देख के हम अनुमान लगा लें, जैसे टीचर, द टीचर टीचेज अस, टीचर टीचेज द स्टूडेंट। तो अब वहाँ पर स्टूडेंट कौन पढ़ाएगा? नेचुरल जो पढ़ा रहा है वो टीचर होगा, चाहे वो कोई भी हो। तो वैसे जैसा में हम बाई प्लस टीचर का प्रयोग नहीं करेंगे। ठीक है, इज दैट क्लियर? तो यहाँ पर हमें ये सीखे कि यदि सब्जेक्ट के रूप में वी दे ऑल पीपुल समवन एनिमल समबॉडी एनीबॉडी समबॉडी एवरीवन कोई भी अगर आता है तो हम यहाँ पर बाई प्लस इसका प्रयोग नहीं करेंगे। दूसरा है कि यदि सब्जेक्ट वर्ब को देखते ही सब्जेक्ट का अनुमान लगाया जा सके, समान अनुमान, उसके रिलेशन को क्लियर है कि नहीं भाई यही करता है, तो अगर नेचुरली वो करता हो तो हम उस बाई प्लस एजेंट या सब्जेक्ट का हम प्रयोग नहीं करेंगे। इस तरीके से हमने यहाँ देखा कि विदाउट यूजिंग बाई प्लस एजेंट। अब हम चलेंगे बाय यूजिंग अनदर प्रीपोजिशन इन प्लेस ऑफ बाई। तो यहाँ पर हमारे साथ जो हम ये देखेंगे कि बहुत सारे ऐसे वर्ब्स हैं जहाँ पर हम उसके बाद प्रीपोजिशन का प्रयोग करते हैं, न कि इसको हम मिटा दें। कुछ एग्जांपल्स हम ले रहे हैं और हम वीडियो में यहाँ पर उन प्रीपोजिशंस के साथ कौन कौन से वर्ब हैं जो टू के साथ आते हैं, कौन कौन से वर्ब जो एट के साथ आते हैं, कुछ इन के साथ आते हैं, तो हम उसको देखेंगे। इसको आप नोट कर लीजिएगा, फिर डिस्प्ले पे आपके आ जाएगा। तो यहाँ पर हम एग्जाम्पल लें, हम इसको पढ़ रहे हैं, ध्यान रखिएगा। बाय यूजिंग अनदर प्रीपोजिशन इन प्लेस ऑफ बाय। ठीक है, मतलब बाई, जैसे बाई मी हम लोग प्रयोग करते थे, तो बाई मी का ना प्रयोग करके हम क्या करेंगे? ठीक है, जैसे हिज बिहेवियर वेक्स्ड मी, हिज बिहेवियर वेक्स्ड मी। अब यहां पर उसके व्यवहार ने मुझे परेशान कर दिया। अब ये जब ये एक्टिव में है तो वेक्स्ट के बाद यहाँ पर हम प्रीपोजिशन का प्रयोग नहीं कर रहे हैं। लेकिन जब इसको हम पैसिव बनाएंगे, ये इसका ऑब्जेक्ट हो गया, तो बनेगा आई वाज वेक्स्ड एट हिज बिहेवियर। ठीक है, हिज बिहेवियर वेक्स्ड मी, आई वॉज वेक्स्ड एट हिज बिहेवियर। सरप्राइज होगा तो भी सरप्राइज एट ही होता है। ठीक है, या अब यहां पर ले लें, हिज आंसर सेटिस्फाइड मी, हिज आंसर सेटिस्फाइड मी। अब यहां पर सेटिस्फाइड के साथ प्रीपोजिशन जब हम पैसिव बनाएंगे तो आई वाज satisfied with his answer। अब यहां पर देखिए with का प्रयोग हुआ है, by का प्रयोग नहीं हुआ है, यहां पे at का प्रयोग हुआ है। इसी तरीके से और बहुत सारे verbs हैं जिसके बाद by का हम प्रयोग नहीं करते हैं बल्कि preposition का प्रयोग करते हैं। ठीक है, एक जो बहुत महत्वपूर्ण है, फॉर एग्जाम्पल, राम मैरिड सीता, राम ने सीता से शादी की। जब एक्टिव होता है तो यहां प्रीपोजिशन का प्रयोग नहीं करते हैं। बट व्हेन वी ट्रांसफॉर्म दिस सेंटेंस टू पैसिव वॉइस, जब इसको चेंज करते हैं पैसिव में, तो ये इसका ऑब्जेक्ट है, या इसका सब्जेक्ट है, ये आपका वर्ब है। तो अब जब हम लेकर आते हैं सीता, सीता पहले आ गई, सीता वाज मैरिड टू राम। इस तरीके से यहाँ भी आपने देखा कि मैरी के साथ एक्टिव में प्रीपोजिशन का प्रयोग नहीं हुआ, लेकिन जब पैसिव करेंगे तो यहाँ पर प्रीपोजिशन टू का प्रयोग हुआ, यहाँ पर विथ का हुआ, यहाँ पर एट का हुआ, बाई का प्रयोग
नहीं हुआ। ठीक है, इस तरीके से आप और भी कुछ एग्जांपल लिए एक और ले रहे हैं, जनरली आता भी है। आई नो यू, ये बहुत कॉमनली ये पूछ देता है, आई नो यू। अब इसका पैसिव बनाएंगे तो क्या करेंगे हम, यू आर नोन बाई, नो बाई नहीं, टू का प्रयोग करते हैं, यू आर नोन टू मी। इस तरीके से ये कुछ ऐसे वर्ब्स हैं जब पैसिव में चेंज करते हैं तो इसमें हम टू का प्रिपोजिशन का प्रयोग करते हैं, बाई का प्रयोग नहीं करते हैं। ठीक है, इस तरीके से अफर्मेटिव में हमने देखा कि सेंटेंस उसमें इसमें टाइट ट्रांजिटिव हो, द्विकर्मक हो, सेंटेंस जिसमें फ्रेजल वर्ब्स हो, सेंटेंस जिसमें बेयर इन्फिनेटिव हो, टू के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म नहीं आता हो, सेंटेंस जिसमें फुल इन्फिनेटिव हो, जिसमें इट इज़ टाइम, आई हैव समथिंग टू, देयर इज, उस स्ट्रक्चर के साथ हम किए। फिर विदाउट यूजिंग बाई प्लस एजेंट, बाई प्रेजेंट मतलब जहाँ पर बाई प्रेजेंट का प्रयोग कब नहीं करते हैं, तो हमने देखा कब नहीं करते हैं। ठीक है, फिर अभी हमने देखा बाई यूजिंग अनदर प्रिपोजिशन इन प्लेस ऑफ बाई, बाई के किसी और प्रिपोजिशन का प्रयोग करना। इस तरीके से हमने अफर्मेटिव लगभग पढ़ लिया। अब हम अगले वीडियो में इंटेरोगेटिव पढ़ेंगे। आज दैट्स एनफ फॉर टुडे। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी।